हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक मैंने छोड़ रखा है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, तो अब सॉयल के बारे में जानते हैं। कहता है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। तो जो एक पतली सी लेयर होती है दानेदार पदार्थ की जो बनी होती है, ठीक है, तो जो हमारी धरती को कवर करके रखती है, ठीक है, उसको हम सॉयल बोल देते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटर्मिन्स द टाइप्स ऑफ सॉयल। तो कहता है कि ये क्लोजली लिंक्ड होती है ज़मीन के साथ। लैंड फॉर्म्स डिटर्मिन द टाइप्स ऑफ सॉयल। तो ये जो स्थल रूप होता है मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, ठीक है। तो आगे कहता है सॉयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। तो जो कहता है कि जो सॉयल होती है ना, बनी होती है ऑर्गेनिक मैटर, इसमें शामिल होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हो गया मीन्स कि जैविक पदार्थ आ गए आपके, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स हो गया जो वेदरिंग में मिनरल्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स में ऑन द अर्थ की सतह के ऊपर मिलते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग की प्रोसेस से ये सारी प्रक्रिया होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉयल फर्टाइल। तो ये सही मिश्रण होता है इन सभी का, वो ज़मीन को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो वेदरिंग प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि वेदरिंग प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। तो वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय बोल देते हैं। क्या होता है ये? द ब्रेकिंग अप ऑफ एंड डिके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन होता है कि ठंड वाला जो एक्शन होता है, उसके कारण प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन एक्टिविटी के क्या होता है कि चट्टानों का टूटना होता है, ठीक है, किसी भी कारण हो सकता है। ये टेम्परेचर के कारण हो सकता है, ज़्यादा ठंड के कारण हो सकता है, प्लांट्स का एक्शन हो जाता है। तो ये सभी मिल के, ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया बनाते हैं, तो इसको वेदरिंग बोल देते हैं। मीन्स कि तापमान हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया, तुषार क्रिया पौधे प्राणी मनुष्य द्वारा अनावृत जो शैले मीन्स की होते हैं, चट्टानें होती है, टूटना और क्षय होना, ये सारा कुछ मिलके वेदरिंग बनता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो सारी प्रक्रिया होती है चट्टानों का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना, उस सभी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए कहता है कि टॉप सॉयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो ये टॉप सॉयल होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद सब सॉयल आ जाती है नीचे वाली, ठीक है, विद सैंड सिलेट एंड क्ले। इसमें सैंड होती है, रेत होती है, सिलेट्स होती है, तलछट जिसको बोलते हैं, तो क्ले होती है, मिट्टी होती है। उसके बाद जो उसके नीचे आ जाती है वेदर्ड रॉक मटेरियल आ जाता है, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया जो हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स रॉक आ जाती है आपकी लास्ट वाले नीचे वाले हिस्से पे। तो यहाँ पे डू यू नो, इसको भी रीड कर लेते हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉयल। तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर सॉयल को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कहता है कि 1 सेंटीमीटर जस्ट सॉयल को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आगे देखते हैं फैक्ट। तो अब जानते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉयल हमारी मिट्टी जो है उसको बनने में हेल्प करते हैं। इसको हम मृदा निर्माण के कारक भी बोल सकते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक। तो पेरेंट्स रॉक इसकी नेचर आ जाता है, मीन्स की इम्पॉर्टेंट होती है। एंड क्लाइमेट फैक्टर, तो इसमें मृदा निर्माण में जो मुख्य कारक होता है वो जनक शैल होती है। पेरेंट्स रॉक मीन्स जनक शैल बोलते हैं, मीन्स की जनक जो चट्टान बोलते हैं, उसका स्वरूप होता है। और दूसरा इसमें जो मेजर आ जाता है वो हमारा क्लाइमेट आ जाता है, ठीक है। तो ये मेजर कारण होते हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति किस तरह की है वो आ गया। रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वहाँ का जो ऑर्गेनिक मटेरियल किस तरह का है वो आ जाता है। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉयल फॉर्मेशन।
तो इसमें बहुत अधिक टाइम भी लगता है इसकी कंपोजिशन में बनने के लिए। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर ये सारे के सारे प्लेस टू प्लेस अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये देखिए सॉयल, तो सॉयल को बनने के लिए ये देखिए पेरेंट्स रॉक जो होती है हमारी जनक, जो जिसको बोलते हैं जनक रॉक, जो मीन्स की मुडली जो चट्टान होती है, तो पेरेंट्स रॉक ही डिसाइड करती है, डिटर्मिन्स होता है, डिसाइड करती है इसका कलर किस तरह का होगा, टेक्सचर किस तरह का होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होगी, मिनरल्स कंटेन्स, तो ये सारी की तो जो परमेबिलिटीज़ होता है, भेदता होती है, तो ये सारा का सारा जो हमारी जो पेरेंट्स रॉक है वही डिसाइड करती है इनके बारे में। तो उसके बाद हमारा आ गया क्लाइमेट के बारे में देख लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर के कारण ठीक है कितनी बारिश होती है, जो वेदरिंग होती है चट्टानें टूटना, छोटे छोटे हिस्सों में टूटती है, ठीक है, ह्यूमस होगी कितनी नमी आ जाती है उसको बनने में, फॉर्मेशन में, तो ये हमारा क्लाइमेट इसके ऊपर दूसरा असर डालता है। उसके बाद हमारा आ गया रिलीफ, तो एल्टीट्यूड एंड द स्लोप्स डिटरमिन कम्प्लेशंस ऑफ द सॉयल। तो क्या होता है कि रिलीफ, कम्युलेशन होता है संचय करना, तो जो ऊंचाई है उस एरिया कितना एल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई ढलान है, ठीक है, तो ये निर्धारित करती है, ठीक है, वहाँ के सॉयल बनने की प्रक्रिया के ऊपर। ऊंचाई पे है, ढलानदार है, वहाँ पे बारिश होती है, पत्थर पिघल के नीचे आएंगे बारिश के साथ बह के छोटे छोटे, तो किस तरह ये सारा एल्टीट्यूड, ऊंचाई होगी, ढलान होगी, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आ गया हमारा फ्लोरा एंड फौना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो किस तरह का वहाँ पे कुदरती जो जीव जंतु पाए जाते हैं, कुदरती वनस्पति है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है। इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, तो इसमें असर डालती है ह्यूमस फॉर्मेशन में, ठीक है, तो जैसे वनस्पति प्रजातियाँ होगी आपकी, अलग अलग तरह की सूक्ष्म जीवों की प्रजातियाँ होगी, ह्यूमस की निर्माण की जो दर होती है ना उसको ये प्रभावित करती है, उसके ऊपर असर डालती है। तो उससे आगे हमारा आ जाता है टाइम, ठीक है, तो डिटरमिन्स थिकनेस ऑफ द सॉयल प्रोफाइल, तो ये करता है कि परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है कि जो उसकी सॉयल की जो मोटाई होगी उसको ये समय निर्धारित करता है। तो ये कुछ फैक्टर थे, हमने अफेक्टिंग द सॉयल फॉर्मेशन के बारे में देखा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आ गई, कहता है इन इंडिया सॉयल कुड बी एलोवेल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, डेजर्टिक मीन्स की रेगिस्तान वाली होगी आपकी, एंड माउंटेन सॉयल, कलेक्ट हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर डिफरेंट। तो कहता है कि इंडिया में अलग अलग तरह की सॉयल है, एलोवेल सॉयल होगी हमारी, जो लॉर्ड मिट्टी, काली मिट्टी होगी, रेड होगी, लैटराइट, तो ये सारी मिट्टी जो डेजर्टिक रेत वाली होगी, तो इनके एक एक मुट्ठी आपने मिट्टी लेनी है, तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसको हैंडफुल लेनी है, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑब्जर्व, तो इसको ऑब्जर्व करना है, हाउ दे आर डिफरेंट, तो ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ जी, तो अब जानेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इसका मतलब हो गया कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो निम्नीकरण में की जो ज़मीन है हमारी, जो सॉइल है, ठीक है, वो उसकी उत्पादन शक्ति में कमी आ रही है, ठीक है, वो उसकी फर्टिलिटी में कमी आ रही है। तो कंजर्वेशन होता है, इसको संरक्षित किस तरह कर सकते हैं, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। द सॉयल इरोजन एंड डिप्लेशंस आर द मेजर थ्रेटन टू द सॉयल एज ए रिसोर्सेज। कहता है कि जो सॉयल इरोजन हो गया, मृदा संरक्षण, ठीक है, एंड डिप्लेशन, इसमें जो कमी आ रही है, तो ये दो मुख्य खतरे हैं। किसके लिए ये दो मुख्य खतरे हैं? मृदा संसाधन के लिए, ठीक है। तो सॉयल रिसोर्सेज के लिए मुख्य खतरे बने हुए हैं। एक तो क्या है, सॉयल इरोजन होगा जिसमें, तो दूसरा डिप्लेशन, इसमें कमी आ रही है जो। तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल। तो इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं, एक तो इंसान इसके लिए जिम्मेदार है, तो दूसरा इसमें नेचुरल फैक्टर भी आ जाते हैं, ठीक है, लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल। तो इसकी निम्नीकरण के जो मुख्य आ जाते हैं इनमें दो, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आ जाते हैं उसमें से। तो फैक्टर विच लीड्स टू सॉयल डिग्रेडेशन आर, तो उसमें से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो लीड्स टू सॉयल डिग्रेडेशन आर। पहले इसमें आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब जंगलों की कटाई हो गया, ओवर ग्रेजिंग,
ठीक है, जहाँ पे पशु ज़्यादा चर जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अत्याधिक चरण, ठीक है, मतलब कि चरना पशु ज़्यादा उस एरिया में घास चर जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। उसके बाद आ गया ओवर यूज़ ऑफ केमिकल में रासायनिक पदार्थों का, उर्वरकों का ज़्यादा यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का, ठीक है, और पेस्टिसाइड जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो कीटनाशक वगैरह होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करना। रेन वाश, जो रेन का पानी होता है उसके साथ ज़मीन का बह जाना, लैंड स्लाइड हो जाता है कि भू खलन होता है, ठीक है, भूखलन होता है कि भूमि का नीचे फिसलाना, एंड फ्लड्स, बाढ़ इसका मुख्य जो साधन है, ठीक है, इसकी डिप्लेशन के कारण है। तो सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, तो इसमें से कुछ मेथड दिए हुए हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहले आ गया मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ए स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो जो जमीन के बीच में नंगा हिस्सा रह जाता है जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जाता, तो उस पर क्या करते हैं कि प्लांट्स का वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर, स्ट्रॉ मीन्स तिनके वगैरह, ठीक है, पराली वगैरह उसमें रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हेल्प करती कि दोबारा से वो जो ज़मीन है मॉइस्ट हो जाए, ठीक है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाए, और ये इसको मीन्स की सॉइल रीजन भी नहीं होने देती, तो वो हिस्सा ऊपर पड़ा रहता है, तो इससे भूख और भी नहीं होता, सॉइल रीजन भी नहीं होती इससे। तो मल्चिंग पता चल गया आपको। अब काउंटर बैरियर्स, तो काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं, काउंटर बैरियर को हम बोलते हैं कटूत बांध भी बोल देते हैं इसको। ये कहता है स्टोन, ग्रासिस, सॉयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग काउंटर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। तो ट्रेंचेस होता है खाइयाँ, तो याद रखना ट्रेंचेस का मतलब होता है खाइयाँ। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पत्थरों से या ग्रास लगा के, घास लगा के या मिट्टी से बांध बना दिए जाते हैं, बैरियर होता है, बाधाएं खड़ी कर दी जाती है अलोंग काउंटर्स, ठीक है, इस तरह बना दिया जाता है कि ताकि जो खाइयों में ना पानी ना जाए, तो उस पानी को स्टोर करने, और पानी के साथ जो मिट्टी बह के जाती है ना उसके साथ, वो भी पानी के साथ ना आ जाए, तो इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो बाधाएं बना के, ठीक है, मिट्टी को हम रोक लेते हैं, ठीक है, उसको सॉइल को रीजन नहीं होने देते, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर बैरियर्स बोल देते हैं। मीन्स कि इसके मृदा का पर्दन कम हो जाता है कि वो भूखोर नहीं होता, वहाँ से मिट्टी नहीं निकलती। तो आगे हमारा आ गया रॉक डैम्स। तो रॉक्स हम पत्थरों के बांध बना दिए जाते हैं। रॉक्स आर फिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर। तो अब क्या करती है, फिल्ड अप का मतलब होता है एकत्रित करना, तो चट्टानों को इकट्ठा कर दिया जाता है। स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी का वो बहाव जो स्लो कर दे, ऊपर से पानी आ गया, नीचे चट्टाने लगा के उस पानी के बहाव को स्लो कर देते हैं। दिस प्रिवेंशन गलीज एंड फ्यूचर सॉयल लॉस, तो ये प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। गलीज का भी मीन्स की जमीन के बीच में से गली होता है कि अपने साथ ही एक नाली सी बना के सारी जमीन का हिस्सा जो मिट्टी होती है अपने साथ पानी ले जाता है, तो उस तरह का फ्यूचर में ना हो, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी, जो सॉइल अपनी जो फर्टिलिटी उसको लॉस ना कर दे, ठीक है, बह के आगे ना निकल जाए, तो इसीलिए इनका रॉक डैम बनाए जाते हैं। तो आगे आ गया टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और ए टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लूप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दीज रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉयल एरोजन। तो क्या होता है कि ब्रॉड फ्लैट जानने के लिए, एक जमीन, प्लेन जमीन बनाने के लिए इस तरह, ये देखिए, तो इस एरिया में क्या करते हैं कि जो जमीन होती है ना, जो पहाड़ होता है, उसको ढलान के नीचे को जैसे जैसे आते हैं, एक सीढ़ियाँ सी बना देती है, ठीक है, सीढ़ियाँ बना के उस सीढ़ियों के ऊपर जो जमीन होती है इनके ऊपर खेती की जाती है। इस तरह सीढ़ियाँ बना के ना, तो इससे क्या होता है कि पानी रुका रहता है वहाँ पे, मिट्टी भी नहीं निकलती, तो वहाँ पे आसानी से खेती कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल एरोजन भी नहीं होती, तो इसको टेरेस फार्मिंग बोल देते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरक्रॉपिंग होते थे, अलग अलग डिफरेंट जो क्रॉप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज। तो अलग अलग रोज में, अल्टरनेटिव रोज में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है, एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में दिखाया जाता है टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो इस तरह उगाया जाता है कि अलग अलग फसलों को अलग अलग रो में उगाया जाता है, कि ताकि जो हमारी जो मिट्टी है ना, वो रेन वॉश ना हो जाए, तो पानी, जो रेन का पानी होता है उसके साथ निकल ना जाए बह के। तो इस तरह कि सॉयल रीजन के लिए, सॉयल भूखोर के लिए, भूमि को बचाने के लिए
तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद आ गया हमारा काउंटर प्लॉइंग। तो काउंटर प्लॉइंग क्या होता है? प्लॉइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ द हिल्स स्लूप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लूप। तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन को पैरेलल लाइन में, जैसे यहाँ से इधर को लाइनें इस तरह ढलान के ऊपर इस तरह करके ना, इस तरह करके रो में खेती की जाती है, ठीक है। तो ताकि जो ढलान में से पानी जो ऊपर स्टोर रहे, नीचे ना आए। अगर पानी नीचे आएगा तेजी के साथ, साथ में मिट्टी भी साथ में बहा के लाएगा। तो अगर इस तरह की खेती की जाए, इस तरह लाइनें से बना के, तो इससे क्या होता है कि पानी जो अपने साथ मिट्टी को नीचे बहा के नहीं लेके आएगा। तो शेल्टर बेल्ट क्या होती है? इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया होता है समुद्री किनारे वाला एरिया होता है, एंड ड्राई रीजन और सूखा क्षेत्र होता है, रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट ऑफ द प्रोटेक्ट सॉयल। तो इसमें क्या करते हैं कि रो ऑफ ट्री, जो ट्रीज होती है ना, उनकी एक लाइन लगा देते हैं, जिधर से बहुत तेज हवाएं आती है ना, उनके बीच में बड़े बड़े ट्रीज उगा दिए जाते हैं, ताकि जो आने वाली जो हवा होती है उनकी जो फोर्स होती है ना, उसको ये ट्रीज कम कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये ट्रीज लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि बहुत तेज हवा आती है ना, तो ये ट्री उस हवा को रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने साथ मिट्टी को बहा के नहीं ले जा सकती, ठीक है। तो इससे सॉयल रीजन नहीं होती। तो ये एक्टिविटी, हाँ जी, एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 ट्रेज ए एंड बी, 2 ट्रे लेनी है अपने ए एंड बी ऑफ ए सेम साइज, एक ही साइज की। मिक्स मेक 6 होल एट वन एंड ऑफ द दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। तो ये ट्रे ले ली सेम साइज की आपने दोनों, तो दोनों में आपने एक साइड पे, यहाँ पे, इसके यहाँ पे तो 6 होल कर लेने हैं, सुराख कर लेने हैं। तो उसके ऊपर सेम अमाउंट आपने इसमें सॉइल की फिल कर लेनी है, मिट्टी की सेम अमाउंट फिल कर लेनी है इसके ऊपर। लीव द सॉइल इन ट्रे ए बियर वाइल शो वीट और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी। तो एक ट्रे को अपने वैसे ही मिट्टी भर के छोड़ देना है नेकेड। तो दूसरी जो ट्रे होगी उसमें आपने क्या करना है कि चाहे तो वीट कनक उगा सकते हो या राइस उगा दो उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, बी में हमने कुछ उगा दिया। व्हेन द ग्रेन इन बी हैज ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाई, तो जब इसमें जो कनक या आपने राइस उगाए हुए तो कुछ सेंटीमीटर उग जाएं। प्लेस बोथ ट्रे इन सच ए वे दैट दे आर ऑन द स्लूप। तो इस तरह ढलान के ऊपर दोनों ट्रे को रख लेना है, पीछे से ऊंचा हो, जहाँ पे होल हो वो साइड आगे वो नीचे की हो, ठीक है। पोर 1 मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ईच ट्रे। तो एक मग पानी का लेना है आपने, तो सेम हाइट से दोनों ट्रे में डालना है। पहले इस ट्रे में डालोगे, ठीक है, फिर इस ट्रे में डालना है आपने। कलेक्ट द मड्डी वाटर दैट ट्रिकल्स डाउन का रिसाव होना पानी का, जहां से पानी निकल रहा है। द होल ऑफ बोथ ट्रे इनटू ए सेपरेट कंटेनर। तो आगे वहां पे रिसाव हो रहा है पानी का, आगे आपने दोनों ट्रे के आगे सेपरेट कंटेनर लगा देनी है, ठीक है। कंटेनर आपने लगा दिए। एंड कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वाश्ड आउट ईच ट्रे। तो आपने कंपेयर करना है कि कितनी दोनों ट्रे में से जो हमारी सॉइल है वॉश आउट होगी और बह के निकल गई है। तो वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर इज ए विटाल रीन्यूएबल रिसोर्सिस, नेचुरल रिसोर्सिस है। विटाल होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो जो पानी रीन्यूएबल है, दोबारा से बनने वाला जो होता है, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं दोबारा से बनते रहते हैं, ठीक है। कहता है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो 3/4 जो धरती का हिस्सा है पानी से कवर है। हमने पहले डायग्राम में भी देखा था, बना हुआ था वाटर, और जिसमें लैंड का 30% दिखाया था। इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो इसीलिए जो ये प्लैनेट है, ठीक है, इस प्लैनेट को, जो हमारी धरती है, इसके कितना पानी है, 3/4 पानी से कवर है, इसको वाटर प्लैनेट कहा जाए। मीन्स कि जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा, ठीक है। तो इसको जल ग्रह कहा भी जाता है। उसके बाद इट वाज द प्राइमेटिव ओशियन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर बैक। तो कहता है कि 3.5 मिलियन पीछे चले जाते हैं। तो प्राइमेटिव होता है आदमिक, जो आदि महासागर थे, ठीक है, तो उसमें से जीवन की शुरुआत हुई थी। तो पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो 3.5 मिलियन ईयर्स बैक चले गए। तो कहता है कि वहाँ पे ओशियन में ऑलमोस्ट जो हमारी जीवन है वो पनपा था, लाइफ की शुरुआत इन्हीं में से हुई थी। इवन टुडे द ओशियन
कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आज भी जो ओशियन ने 2/3 जो जमीन का हिस्सा कवर कर रखा है। एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो बहुत तरह की प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट कर रही है, उनको बचा के रखा हुआ है। बहुत सारे समुद्री जीव समंदर में रहते हैं, बहुत तरह की वनस्पति समंदर में होती है, उन सभी को समंदर ने बचा के रखा हुआ है। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सैलिन। तो सलीन होता है नमकीन। तो कहता है कि सलीन है, ओशियन वाटर जो होता है, ठीक है, वो सलीन है। तो एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कंजप्शन होता है खपत, कि ह्यूमन की खपत के लिए ये उपयोगी नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस ओशियन एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन द एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसेबल। इनएसेसेबल होता है कि पहुंच के बाहर आए हैं हमारे, ठीक है। कहता है कि हमारी धरती के ऊपर जो फ्रेश वाटर है, हमारे पीने योग्य पानी है, 2.7% ही है, ठीक है। नियरली 70% ऑफ दिस पेरेंट्स। तो 2.7% जो पानी है, उसमें से भी जो हमारा 70% पानी है ना, वो ग्लेशियर के रूप में है, एंटार्क्टिका में चला जाता है, ग्रीनलैंड में आ जाता है, माउंटेन रीजन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जमा हुआ है आइस फॉर्म में। ड्यू टू देयर लोकेशन, तो उनकी लोकेशन के कारण दे आर इनएसेसेबल। तो ये हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। तो इनको अंटार्कटिका में जाके थोड़ी पानी लेने जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी पहुंच से बाहर है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो कहता है कि इसीलिए हमारे पास सिर्फ 1% पानी ही है, फ्रेश पानी है, जो पीने योग्य है, ह्यूमन के यूज करने के लिए। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर के रूप में है, धरती की सतह के ऊपर सरफेस वाटर के रूप में आ जाता है, इन रिवर के, लेक्स के रूप में, ठीक है, झीलों के रूप में। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो पानी जो मौजूद होता है वाटर वेपर के रूप में हवा में, ये उसी में आ जाते हैं। हाँ जी, देखिए कहता है कि हमारे पास 2.7% ही पानी है, उसमें से भी 70% जो पानी है, ठीक है, हमारी पहुंच से दूर है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, आइस फॉर्म में है, ठीक है, जमा हुआ है, यहाँ पे हम नहीं उसको ला सकते। सिर्फ हमारे पास 1% ही पानी है पीने योग्य, ठीक है। वो कहाँ पे ग्राउंड वाटर वगैरह, सरफेस वाटर, तो ये हमने बात कर ली। तो अब देख, हाँ जी, कहता है कि द फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है, पदार्थ है ऑन द धरती के ऊपर। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। कहता है पानी ना तो बढ़ाया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट ना होता है कम ऐड किया जाना, बढ़ाना, और सब्सट्रैक्ट होता है ना कम किया जा सकता है ऑन द अर्थ। इट इज टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम इनकी मात्रा रिमेन्स रहती है कांस्टेंट, स्थिर रहती है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज जो इनकी प्रचुरता होती है, मीन्स की इसकी प्रचुरता में विविधता महसूस होती है, वेरिएशन होता है, अलग अलग लगती है। इट इज इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि ये लगातार चलती रहती है, गतिशील रहती है। जैसे साइकिल थ्रू द ओशियन, ओशियन में एक साइकिल चलता है, हमें पता ही है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। द एयर के साथ, लैंड के साथ, जमीन के साथ, बैक अगेन, फिर वापस समंदर में चली जाती, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, पानी का भाप भर के ऊपर चला जाना। प्रेसिपिटेशन होता है बारिश, फिर बारिश बन के फिर आ जाना। एंड रन ऑफ दिस एज द ऑलरेडी नोन एज रेफर टू एज द वाटर साइकिल, जिनके बारे में हम जानते हैं, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। कि पानी लगातार चलता रहता है, धरती के ऊपर आ गया, ठीक है, जमीन के ऊपर आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर वेपोरेट होके ऊपर चला गया, फिर बारिश हो गई, फिर समुद्रों में चला गया नदियों के द्वारा। इस तरह हमेशा ये वाटर साइकिल के रूप में चलता रहता है। हाँ जी, ये डू यू नो को भी देख लेते हैं। 1975 में 1970 का कंजप्शन होता है, खपत ऑफ द ह्यूमन वाटर फॉर द ह्यूमन यूज। तो जो इंसान के लिए पानी की जो खपत थी 3850 घन किलोमीटर थी, ठीक है, साल में। इट सोडेड टू मोर देन 6000। तो ये बढ़ के, ठीक है, 2000 में कितनी हो गई, 6000 घन किलोमीटर
तो शॉर्ट होता है बढ़ना, ठीक है। शॉर्ट मीन्स बढ़ के अब ये 2000 में 6000 घन किलोमीटर होगी। तो यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हो, ड्रिपिंग टैब होती है, टपकता हुआ जो पानी होता है ना, ठीक है, टैब में से, टूटी में से आपका, तो 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ईयर तो वेस्ट हो जाता है आपका, जो 1200 लीटर वाटर वेस्ट हो जाता है, जो ड्रिप एक एक करके ड्रॉप जो आपका गिरता रहता है ना। हाँ जी, पूरे साल में हमने देखा कि कई हमारे घरों में जो टैप लीक करती होती है, तो उसका एक एक ड्रॉप पूरे साल में जाके 1200 लीटर पानी को वेस्ट कर देता है। तो हमें ये वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। ह्यूमन यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, ना मात्र केवल पीने के लिए, एंड वॉशिंग, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर में लगा दिया, इंडस्ट्रीज में यूज़ करता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को पैदा करने के लिए, थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस। तो डैम रिजर्व बना के उसमें पानी स्टोर कर लेता है, तो वो यूज़ करता है उसका। फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, तो जो डिमांड, जनसंख्या बढ़ी तो उनके लिए फूड की डिमांड भी बढ़ेगी ना। एंड कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप उगाने की, फसलें उगाने की कैश। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरों के में ज़्यादा बसने लगे हैं। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, तो जीवन का जो लोगों के रहने का स्टैंडर्ड है वो अब ऊपर उठने लगा है। आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज, वाटर पोल्यूशन। हाँ जी, वो कहता है कि ह्यूमन सिर्फ अपने ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए नहीं पानी का यूज़ करता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इन सभी में वो पानी का यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि अब शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में रहने लगे, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ गया है, ऊपर हो गया है। तो ये सारी प्रक्रिया है ना जो बहुत ज़्यादा पानी की खपत बढ़ा रही है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पानी की शॉर्टेज होने लगी है, फ्रेश वाटर हमें नहीं मिल पा रहा है, ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज। तो पानी की जो सोर्सेज है, साधन है, वो सूखना शुरू हो गए हैं। और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। हाँ जी, तो ये एक्टिविटी देखिए इसमें क्या लिखा है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 1.50 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो एक 150 लीटर एक जो इंडियन एवरेज पर्सन यूज़ करता है पानी का, डेली यूज़ कैसे करता है, लीटर पर पर्सन पर डे। तो ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर यूज़ करता है, कुकिंग के लिए 4, बाथिंग के लिए 20, फ्लोरिशिंग टॉयलेट के लिए वो 40, वॉशिंग क्लोथ के लिए 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स के बर्तन के लिए, गार्डनिंग के लिए 23%। तो टोटल 150 लीटर पानी का यूज़ करता है। कैन यू सजेस्ट सम वे टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट, क्या आप कोई रास्ता बता सकते हो कि ये खपत को कम किया जा सके। तो यहाँ पे डू यू नो में देखते हैं क्या लिखा है कि हैव यू एवर हियर अबाउट वाटर मार्केट, क्या आपने पानी की मार्केट के बारे में कभी सुना है। अमरेली सिटी ऑफ सौराष्ट्र रीजन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs completely डिपेंडिंग ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई तुगलक्स। तो ये हिस्सा है अमरेली सौराष्ट्र सिटी का। तो वहाँ की पॉपुलेशन 1.25 लाख की है। तो वो क्या करते हैं कि वो मजबूर हो रहे हैं तुगलक से पानी खरीदने के लिए, वहाँ की पानी नहीं मिल पा रहा उनको। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज होता है, जल उपलब्धता की जो समस्या है, ठीक है। तो देयर इज ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन। स्कैर्सिटी होता है कि पानी की कमी, ठीक है, कमी आ जाना। बहुत सारे रीजन क्षेत्र में ऑफ द वर्ल्ड संसार के आ चुकी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें, सबसे पहले वेस्ट एशिया आ गया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए आ गया, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको आ गया, तो उसके बाद पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका का आ गया। एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। तो फ्रेश वाटर सप्लाई में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है, शॉर्टेजेस इन द वाटर सप्लाई। तो इन सभी में शॉर्टेजेस आ चुकी है। कंट्री लोकेट इन क्लाइमेटिक जोन, तो जो कंट्री क्लाइमेटिक जोन में आ जाती है, ठीक है, मोस्ट सस्पेक्टेबल्स टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। हाँ जी, तो कहते हैं वह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है
जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है उनमें जल अभाव की समस्या हमेशा बनी रहती है। कहता है कि 10 वाटर शॉर्टेज में बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजनल और एनुअल पासपिटेशन। पासपिटेशन होती है वर्षा, ठीक है, बारिश। और द स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोनेशन, ज़्यादा एक्सप्लोनेशन, शोषण करना उसका, ठीक है। एंड कंटेमिनेशन होता है गंदगी, ठीक है, ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो गंदा करना वाटर रिसोर्सेज को। कहता है कि इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्णन में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, और अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों में सदुष्ट के कारण भी जल की अभाव हो सकता है। मीन्स कि पानी का ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्टेज हमें पता है। तो ये हमारा बारिश के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, एनुअल बारिश होगी, सीजनल बारिश होगी, तो ये सारे इसके कारण है। इसके अलावा जो हम पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, पानी का ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो सारे हमारे वाटर सोर्सेस है वो भी गंदे हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कंजर्वेशन होता है संरक्षण, ठीक है, बचाव, जल संसाधनों का संरक्षण किस तरह कर सकते हैं ऑफ वाटर सोर्सेज। असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर, तो असेस होता है पहुंच, क्लीन साफ सुथरा, एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में पानी, ठीक है। रिसोर्सेज इन द मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, तो आज संसार इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। स्टेप्स हैज टू टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्सेज। हाँ जी, ड्वेंडलिंग यहाँ वर्ड आया, इसका मतलब होता है कम होना या घटते हुए रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहता है हमें इसको संभालने के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, स्टेप उठाने चाहिए। इवन थ्रू वाटर इज ए रीन्यूएबल रिसोर्सेज, चाहे हमें पता है कि पानी रीन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा से फिर ये बनता रहता है, फिर आता रहेगा। इट इज़ ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, तो कहता है कि इसका ओवर यूज, ज़्यादा यूज़ होना या इसको पोल्यूट, गंदा करना, ठीक है, अनफिट बना रहा है हमारे यूज़ के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टिकली ट्रीटेड सीवेज, तो इसमें अनट्रीटेड जो गंदा पानी होता है, सीवरेज का सारा पानी, एग्रीकल्चर केमिकल जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उनका एफ्लुएंस जो होता है इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेशन, तो इसको गंदा करने का ये मुख्य ये साधन है ये वाली। हाँ जी, तो एफ्लुएंस होता है प्रवाह, ठीक है, प्रवाह इसका होता है। तो ये जो पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है द प्ल्यूट वाटर विद नाइट्रेट मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। कहता है कि जो इसमें ना नाइट्रेट होती है, नाइट्रेट मेटल्स होते हैं, एंड पेस्टिसाइड्स होती है, कीटनाशक जिसको बोल देते हैं, वो इसको प्ल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि मोस्ट ऑफ दीज केमिकल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ज़्यादातर केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू द वाटर, पानी के द्वारा इंसान की बॉडीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि वही गंदा पानी हम पीते हैं तो वो सारा हमारे अंदर ही चला जाता है। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज effluents suitable before releasing them in water bodies। कहने का मतलब है कि जो पानी हम प्रदूषित इसमें फेंकते हैं उससे पहले उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको साफ करके उसके बाद वाटर बॉडीज़ में दोबारा से उस पानी को भेजना चाहिए। आगे फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर्स स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रीप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना और वेजिटेशन, कहते हैं कि जो वन और अन्य वनस्पति के आवरण सतह के प्रवाह को धीमा करते हैं और भूमिगत जल की भरपाई करते हैं। मीन्स कि जो हम ट्रीज़ लगाते हैं ना, वो ट्रीज़ जो होते हैं कि वो पानी को रीप्लेनिश करते हैं, दोबारा से बनने में हेल्प करते हैं, ठीक है, पानी को बचाते हैं, बारिश लाने में हेल्प करते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो रन ऑफ होता है सतह के ऊपर बहता हुआ पानी, ठीक है। तो कहता है कि वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि पानी को संरक्षित करना, ठीक है, पानी को बचाना। इसकी अलग अलग विधिज होती हैं, तकनीक्स होती हैं पानी को संचय करने की। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो कैनल्स का यूज़ करना चाहिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू
माइनिसिक लॉसेस बाय वाटर सीपेज, मिनिमाइज। तो क्या करना है कि कहता है कि कैनल जो होती है यूज फॉर इरिगेशन के लिए यूज़ होती है, फील्ड में खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। तो मिनिमाइज, कम से कम उसमें पानी का लॉस होना चाहिए। वो सीप होता है कि ज़मीन सोख लेती है, जब सतह के ऊपर से पानी बह के आता है तो ज़मीन जहाँ से बह के आता है सोखना शुरू कर देती है पानी। तो क्या कहता है कि उस एरिया को पक्का कर देना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंकलिंग इफेक्टिवली इरिगेशन, तो स्प्रिंकल होता है इस तरह ऊपर से पानी को स्प्रे करके, इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय द चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपिंग एंड एवेपोरेटिंग। तो इस तरह पानी को वेपोरेट होके भाप बनने ऊपर जाने से, ठीक है, रोका जा सकता है। स्प्रिंकलिंग टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो नहरें हैं उनको नीचे से पक्का कर देना चाहिए ताकि वो पानी ना सूखे वहाँ पे। तो मैक्सिमम जो लॉस होता है पानी का वो मिनिमाइज हो जाए उसका लॉस, ठीक है। जो लॉस होता है पानी सोख लेती है वो ज़मीन उस वाली। तो ड्राई रीजन जो है, ठीक है, सूखे वाले रीजन है ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ वेपोरेशन, तो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी वेपोरेट हो जाता है। ड्रिप और ट्रिकल्स, तो ड्रिप होता है कि ड्रॉप करके, ट्रिकल्स होता है रिसाव, ट्रिकल्स होता है रिसाव। तो वो ड्रॉप करके जो पानी एक एक ड्रॉप करके गिरता है, पानी दिया जाता है खेतों में। इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल, तो वो इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पाइप के द्वारा एक एक ड्रॉप दे दिया जाता है पेड़ को, ठीक है, उस तरह उसको इरिगेशन किया जाता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय द अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो इस तरह जो पानी के जो बहुमूल्य संसाधन है हमारे पास, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है, उनका यूज़ कर सकते हैं, सही यूज़ कर सकते हैं, कंजर्व संरक्षित कर सकते हैं। अडॉप्टिंग मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो इस तरह के मीन्स ऑफ जो सिंचाई के साधन यूज़ करके, ठीक है। तो डू यू नो भी देख लेते हैं इस बार। तो क्या कहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन appropriate location where it is stored for future use. On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to the 8,000 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि इसमें पाइप के द्वारा रेन के पानी को छतों के ऊपर से एक एप्रोप्रिएट लोकेशन पे जहाँ पे आपने पहुँचाना है, यहाँ पे टैंक बनाए होते हैं वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो एक एवरेज स्पेल जो होता है, एन एवरेज स्पेल होता है 2 आवर का रेन का, तो जो 8,000 लीटर पानी स्टोर करवा देता है आपका। तो इसका हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। तो आगे वाला जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये थोड़ा चैप्टर लेंथी हो रहा था, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हम पार्ट जो हमारा थर्ड होगा ना, थर्ड वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो thank you for watching this part.